बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आई एम योर टीचर मोहम्मद हबीब अमीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। तो बेटा आज के टॉपिक के अंदर, आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सो क्योंकि बेटा ये आपके एम डी केट के सिलेबस के अंदर भी इंक्लूडेड है और उसके अंदर जो है इससे हमें इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है। हम पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कुछ इम्पोर्टेंस की बात करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। देन वी विल मूव टुवर्ड्स कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो ये तमाम तर चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हमने कवर करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो यू नो वेल कि हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो हमारे पास जितने भी केमिकल्स होते हैं, वी हैव डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अच्छा, इन प्रीवियस टाइम इट वाज कंसीडर्ड के एक थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जो ये कहती थी कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ लिविंग बॉडी में ही बन सकते हैं। लेकिन फिर बाद में यूरिया को जो है लैब में सिंथेसाइज कर दिया गया, तो उसकी वजह से फिर वो थ्योरी जो है ख़त्म हो गई। वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब ये था कि भाई साइंटिस्ट पहले ये कहते थे कि लिविंग बॉडी के अंदर कोई ऐसी फोर्स, कोई ऐसी एनर्जी एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से ही ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो सकती है, लैब में नहीं हो सकती। लेकिन फिर बाद में जब लैब में यूरिया को फॉर्म कर लिया गया तो ये वाली बात बिल्कुल जो है ना वैनिश हो गई। फिर वो कंपाउंड्स, वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग बॉडी में बनते हैं, लिविंग बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, बॉडी की ग्रोथ के लिए एंड सो ऑन, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, तो उनको फिर कहा गया वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं या बायोकेमिकल्स हैं। सही है। अच्छा, जितने बायोकेमिकल्स होते हैं, जितने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सारे ऑर्गेनिक होते हैं, बट सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कोवेलेंटली बाउंडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बेटा हाइड्रोकार्बन्स को खास तौर पे हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिकल्स कहते हैं। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यूजुअली हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर अगर हम क्योंकि वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक थिंग, तो क्या डेफिनेशन मैंने लिखी है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन लिविंग बॉडी एंड आर नेसेसरी फॉर इट्स फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। यानी जो लिविंग बॉडी में बन रहा है और बॉडी की प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी है, वो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहलाता है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ पता है, कुछ बेसिक चीज़ें मैं ज़रा अभी अलग से डिस्कस करता हूँ आपके साथ। देखो, इट इज़ अज्यूम दैट डिफरेंट बुक्स के अंदर कुछ अलग नंबर्स लिखे होते हैं, बट कि कहा जाता है कि जितने भी अभी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, 100 है या 100 से ज़्यादा है या कम है, व्हाटसोएवर, उनमें से 25 एलिमेंट्स ऐसे हैं ये जो कि कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जो कि लिविंग बॉडी में मौजूद होते हैं, लिविंग बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। कम या ज़्यादा हो सकते हैं थोड़े बहुत। इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं बायोजेनिक एलिमेंट्स या बायोजेनिक एटम्स, या फिर हम एटम्स ऑफ लाइफ या एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इनका नाम देते हैं। अब उनमें से बेटा हमारे पास 16 जो होते हैं, 16 एलिमेंट्स, ये ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। सही है। इनमें से 16 ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। अब इन 16 में से 6 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर अराउंड 98 टू 99% तक होते हैं। सही है। तो उनके अंदर बेटा, इन एलिमेंट्स के अंदर जो है आपके पास ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है। अच्छा, अब यहाँ तक की बात जो है, ये तो सिंध की बोर्ड पढ़ो, पंजाब बोर्ड की बुक पढ़ो, या फिर
फेडरल या कुछ भी, वो सब कहते हैं। लेकिन आखिरी वाला जो एलिमेंट होता है, सिंध बोर्ड यहाँ पे सल्फर को रखती है और फेडरल बोर्ड जो है यहाँ पे कैल्शियम को रखती है। सही है। तो आप क्या करोगे, तो आप जो है ये करोगे कि अगर आप नम्स का टेस्ट दे रहे होगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप कैल्शियम को कंसीडर करोगे, या फिर अगर आप जो है इसके अलावा एमडी गेट का टेस्ट दे रहे हो और सिंध से दे रहे हो तो फिर आप जो है सल्फर को कंसीडर करोगे। खैर इस तरह का कोई एमसीक्यूज आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो इसीलिए मैं आपको ये बात कोट कर रहा हूँ, वरना ऐसा इतना सिंपल एमसीक्यूज नहीं आता कोई। अच्छा भाई, अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा भी इन 6, क्योंकि 16 एलिमेंट्स हैं, ये 6 तो 98-99 तक परसेंट तक प्रेजेंट है, बाकी के एलिमेंट्स क्या होंगे? बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो जिनकी क्वांटिटी 1% से कम होती है, क्योंकि 99 तो ये है ना, तो वो एलिमेंट्स हमारे पास माइनर एलिमेंट्स कहलाते हैं, और जिनकी क्वांटिटी यानी 1% से कम होगी वो माइनर एलिमेंट्स कहलाएंगे, और जिनकी क्वांटिटी 0.05% से भी कम होगी वो ट्रेसेस कहलाते हैं, जिसमें आयरन, जिंक वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, तो लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ट्रेसेस हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकिन ज़रूरी है बॉडी के लिए, और उसकी कमी या उसकी ज़्यादा दोनों ही खराब। जैसे होता है ना, खाना बना रहे हैं हम और उस पर फॉर एग्जांपल नमक ज़्यादा पड़ गया तो भी खाना ख़राब हो गया, कम पड़ गया तो भी कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। उसी तरह से ये भी सारे एलिमेंट्स होते हैं। सही है। अच्छा जी, ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, ये बॉडी में 2 फॉर्म्स में मौजूद है। एक आपका या तो ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में मौजूद होंगे, सही है, या तो ये इनऑर्गेनिक आइंस की फॉर्म में मौजूद है, या तो फिर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मौजूद है। सही है। अच्छा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मौजूद है अगर ये, तो बेटा ये 2 तरह से हो सकता है। या तो ये आपके पास बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, या तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होंगे जिसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। सही है। अच्छा, अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ना, तो ऑब्वियसली वो कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल या कोई छोटा सा बड़ा मॉलिक्यूल है ऑब्वियसली, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो ये होते हैं हमारे पास पॉलीमर्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल, और माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं ऑब्वियसली वो छोटे एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारे पास होते हैं मोनोमर। मोनो का मतलब होता है 1 और मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल। सही है। अब बेटा यहाँ पे अगर मुझे मोनोमर से पॉलीमर बनाना है तो मुझे मोनोमर को, छोटे छोटे मोनोमर्स को एक साथ जोड़ना पड़ेगा, तो फिर एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा मेरे पास। तो ये जो यानी मोनोमर से पॉलीमर बनाना है तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जमा करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ना जोड़ने का, ये पॉलीमराइजेशन कहलाता है। तो ख़ास तौर पे लिविंग बॉडी के अंदर इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। सही है। अच्छा, अब खासतौर पे ये लेक्चर एप्टीट्यूड के लिए, तो मैं हर चीज़ को जो है ना उस तरह से जाके एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑब्वियसली ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं पहले से। तो कंडेंसेशन में आपको पता है 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, 2 मॉलिक्यूल जो जुड़ रहे हैं उसमें से एक से OH निकलेगा, एक से H निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो कंडेंसेशन को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का नाम भी देते हैं। ठीक है बेटा, हम इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का भी नाम देते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, एंजाइम यूज होते हैं इस पे, और ये एक्टिव रिएक्शन होता है, एनर्जी भी कंज्यूम होती है। सही है। अब मुझे बेटा इसी पॉलीमर को तोड़ना है, अगर तोड़ के मोनोमर में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली जो चेन बनाई है उसमें से एक एक करके तोड़ता जाऊंगा। तो वो जो प्रोसेस होगा तोड़ने वाला, क्योंकि वाटर को रिमूव किया था तो बॉन्ड बना था, वाटर को ऐड करूंगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, तो वो मेरे पास फिर क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस कहलाता है। सही है। हाइड्रोलिसिस बिल्कुल उलट होता है, ऐड करके, वाटर को ऐड करके बॉन्ड का टूट जाना। अच्छा, ये भी आपका एंजाइम
कंज्यूम करता है, और ऑब्वियसली एंजाइम इसमें लगता है और ये इसमें भी एनर्जी कंज्यूम होती है। सही है। अच्छा, अब ये बात जो है ना, ये एंजाइम और ये बुक में लिखी है, बुक में एक लाइन लिखी है कि भाई जब ये इन दोनों प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है, उसके नीचे एक लाइन लिखी है कि आपका जो है ये दोनों बोथ ऑफ द रिएक्शंस आर बोथ ऑफ द रिएक्शन रिक्वायर एंजाइम एंड दे कंज्यूम एनर्जी एज वेल। तो तो एक एमसीक्यूज आया था बेटा, सही है, एक एमसीक्यूज आया था, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा कि कौन सा था, लेकिन गालिबन अभी ये 21 या 22 के इसी दौरान कोई किसी में से एक एमसीक्यूज आया था। वो एमसीक्यूज क्या था बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डू नॉट कंज्यूम एनर्जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डू नॉट कंज्यूम एनर्जी। और उसके ऑप्शन में बेटा कंडेंसेशन था, हाइड्रोलिसिस था, सही है। अब जो है एक और बात, जो एमसीक्यूज बना रहा था उसको पता था कि बच्चा यहाँ थोड़ा सा उलझ जाएगा, उसने क्या किया, लिख दिया ए एंड बी, सही है। और थर्ड नंबर फोर्थ पे जो ऑप्शन डी था, ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, और जो ऑप्शन डी दिया उसने वो दिया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखो बेटा, इस एमसीक्यूज में बंदे ने चालाकी क्या की है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डाल। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, क्योंकि आपको पता है ये अभी मैं इसको पढ़ा नहीं रहा, ऑब्वियसली ये हमारा टॉपिक नहीं है, बट जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होती तो डिफ्यूजन है, बट बीच में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है जिसको इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाने के लिए उसको एक बीच में ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की चाहिए ज़रूरत होती है, जिसको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं, उसके ज़रिए से वो उसको फैसिलिटेट करता है, लेकिन मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भी होती है, इसका मतलब एनर्जी नहीं लगती। तो इसका सही आंसर जो था वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था। अब ज़्यादातर जो है इंटेलिजेंट बच्चों ने ये लगा दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला क्या है, कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस इससे रिलेटेड तो कभी ऐसी कोई बात पड़ी नहीं होती, तो वो इसको जो है ना अक्सर ये लगा देते हैं, इसके ऊपर टिक मार्क कर देते हैं। अच्छा भाई, तो ये तो हमने कुछ इससे रिलेटेड बेसिक बातें कर ली। अब हम आते हैं भाई, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंस क्या होती है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। देखो हमारे पास बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। अब अच्छा, ये इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बुक के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ, सही है, डिफरेंट बुक्स उसके अंदर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये नहीं लिखा हुआ, और सिलेबस में आपको दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बताओ। तो खैर ये मैंने फेटल की बुक से निकाला, और मैं थोड़ा ओवरऑल पढ़ा के सारे मॉलिक्यूल्स को, सारी चीज़ों को, चैप्टर को पढ़ने के बाद तो मेरे जहन में जो चीज़ आती है वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंस का मतलब होता है ना अहमियत के, किसी चीज़ से फ़ायदा या नुकसान जो भी हो रहा है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है उसको। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड मैंने लिखा नहीं है, वो ऐसे मुंह से बोल दूंगा, आप लिख लेना, खुद नोट कर लेना। कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस भाई, ये एनर्जी सोर्स के फॉर्म में यूज होता है, एनर्जी सोर्स होता है, सबसे प्राइमरी एनर्जी सोर्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ही है। स्टोरेज, स्टोर हो जाता है फूड की फॉर्म में, फूड स्टोरेज होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन यानी स्ट्रक्चर बनाता है। सेल्यूलोज है, सही है, सेल्यूलोज इज दैट कार्बोहाइड्रेट, या काइटिन इज दैट कार्बोहाइड्रेट that form structure which is not involved in as storage molecule or energy producing element, but they are structural carbohydrate। प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, प्रोटीन तो है ही स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए, इसके अलावा डिफरेंट फंक्शंस होते हैं प्रोटीन के, जैसे प्रोटीन एंजाइम्स भी होता है, एंटीबॉडीज़ भी होते हैं, एंटीजेंस भी होता है, तो बहुत सारे फंक्शंस जो है ना प्रोटीन से रिलेटेड है। हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट भी करा रहा है, सही है, डिफेंस में भी इन्वॉल्व है, हर चीज़ में, हर काम में तो घुसा हुआ है प्रोटीन, सही। उसके बाद जो है लिपिड, लिपिड जो है एनर्जी के लिए बहुत रिच सोर्स है। लिपिड स्टोरेज भी करता है, स्टोर भी हो जाता है। फैट जो है ये जो पेट निकल जाता है ऑब्वियसली खा के, अभी खास तौर पे जस्ट लाइक बर्गर, ये चीज़ें व्हाट्सएवर, टिक्का, ये सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो आएगा, तो कहीं ना कहीं से तो वो दिख ही जाता है कि लिपिड इस बंदे ने बहुत स्टोर किया हुआ है। फिर उसके अलावा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन भी करता है।
अब कौन सा लिपिड है जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, सोचो ज़रा। फॉस्फोलिपिड, सही है। फॉस्फोलिपिड इज दैट लिपिड विच फॉर्म स्ट्रक्चर, क्या फॉर्म करता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करता है। मैसेंजर हार्मोन के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स के हार्मोन जो होता है हमारे पास, दे एक्ट एज अ मैसेंजर, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है। तो ये सब इम्पोर्टेंस है इसकी, हम देखते हैं कि काम क्या कर रहा है, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल जो है जीन बनता है, ये सारी चीज़ें बनती है, आरएनए है। तो यू नो वेल के दे आर इम्पॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल, कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटीज़ एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब हमने जो पढ़ना है अब वो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। मैंने यहाँ टॉपिक्स लिखे हैं, इन सबको यहाँ पे बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, फिर आ जाता है हमारे पास बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो आपके एमडीकेटी के सिलेबस के अंदर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के यानी आपके एमडीकेटी के सिलेबस के अंदर क्या इससे रिलेटेड ये टॉपिक्स मेंशन है, सही है। अब आपको पता है कि भाई वाटर इज एन H2O, एक ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली बाउंडेड होता है, सही है। कोवेलेंटली बाउंड, कोवेलेंट बाउंडिंग आपको पता है, आपने केमिकल बॉन्ड्स आपने पढ़ा होगा, आपको पता है कि भाई हमारे पास जो है 3 किस्म के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। खैर अब मैं केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रहा मैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट ज़रूर दे देता हूँ। वो ये है बेटा कि अगर 2 एटम है, ऑब्वियसली बॉन्ड बनेगा तो कम से कम उसके लिए 2 एटम तो चाहिए ना। तो अगर 2 एटम है, 2 एटम के दरमियान दो, एक इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सही है। एक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और एक के पास इलेक्ट्रॉन कम है, सही है। तो जो जिसके पास एफिशिएंट होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा डोन। जैसे 2 दोस्त है ना, तो वो एक कहता है कि यार चलो कहीं कुछ खा के आते हैं, दूसरा कहता है नहीं यार पैसे तो है ही नहीं मेरे पास, वो कहता है कोई नहीं मैं खिला देता हूँ। तो लाइक ये आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, सही है। तो ये क्या बनेगा, आयोनिक। लेकिन अगर एक ऐसा है कि अब फॉर एग्जांपल 2 दोस्त हैं, अब 2 दोस्त हैं, उन्होंने कहीं से जा रहे हैं और खाने की बड़ी टाइट खुशबू आ रही है, तो दोनों सोचते हैं यार खाना, खुशबू अच्छी आ रही है, भूख लगी है, खाना है। तो वो कहता है यार पैसे तो है ही नहीं। तो वो दोनों कहते हैं कि यार थोड़े मेरे पास है, थोड़े तेरे पास है, एक प्लेट मंगवा लेते हैं और आधे आधे खा भी आधा आधा लेंगे, पैसे भी आधे आधे मिला के दे देते हैं, सही। तो इसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड जब दोनों डेफिशिएंट होते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन, कोई एक डोनेट नहीं करता, कोई एक एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, सही है ना। दोनों क्या करते हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, शेयरिंग। जैसे कि अगर NaCl है ना, सही है। अब Na ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और Cl जो है ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, Na के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड क्लोरीन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, तो वो क्लोराइड आइन बन जाता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। सिमिलरली अगर 2 क्लोरीन एटम होते हैं तो ये दोनों ही कंगले हैं, सही है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं तो बॉन्ड बन जाता है। तो याद रखना कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग हो रही होती है। अच्छा जी, तो खैर हम बात करने वाले थे पोलैरिटी की। अब आयनिक बॉन्ड में तो चार्ज बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड में तो चार्ज नहीं बनता ना। अब एक चीज़ समझना, देखो लाइक अगर क्लोरीन की हमने बात की कि क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है ना एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया। तो अब आपको पता है कोई भी एटम होता है उसके न्यूक्लियस में होता है उसका प्रोटॉन, न्यूक्लियस में उसका प्रोटॉन है, उसके शेल में उसका इलेक्ट्रॉन होता है। अब फॉर एग्जांपल कोई सा भी इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन क्या करता है, उसको अपनी तरफ खींचता है क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक ओरिएंटेशन में होता है अपने, समझ रहे हो बात। तो अब आपको पता है क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है,
ये इसको अपने पास खींच रहा है, ये भी इसको अपने पास खींच रहा है। अब दोनों की ताकत बराबर है, वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहा। लेकिन पानी के केस में क्या होता है, आपको पता है ऑक्सीजन के पास जो है 8 प्रोटॉन है। तो 8 प्रोटॉन मिलके इस बॉन्ड को खींचने, यानी इस बाउंडेड बॉन्ड पेयर को खींचते अपनी तरफ। हाइड्रोजन बेचारे के पास एक ही प्रोटॉन है, वो भी कोशिश करता है इसको अपने पास खींचने की। लेकिन अब बेचारा एक तरफ 8 लोग खड़े हो, एक तरफ एक अकेला बंदा खड़ा हो, सबकी ताकत बराबर हो, तो खींचेंगे तो 8 लोग अपनी तरफ खींच लेंगे ना रस्सी को। तो सेम उसी तरह से क्या होता है कि जो है ऑक्सीजन जो है वो पूरे इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता है। अपने पास खींच लिया है, लेकिन ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन अभी भी है तो हाइड्रोजन का भी। ऑक्सीजन जैसे होता है ना कि घर पे बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है, वो अम्मा अब्बा की चीज़ों को पे अपना हक समझ के अपने पास रखते हैं। जब बड़ा छोटा भाई बहन भाई रोने लग जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं तुम्हारा भी है। तो उसी तरह से जो है ना, ये क्या करता है, इसने इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचा हुआ है, तो इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इसने खींचा, इससे विड्रॉ नहीं कराया हुआ, तो इसके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्योंकि पोल्स बन गए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, सही है। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्योंकि बेटा पोल्स बन गए ना यहाँ पे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हुई है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, वो अनइक्वल है। वो ऑक्सीजन के पास ज़्यादा है, हाइड्रोजन के पास कम है, तो इस वजह से चार्ज आ गया पोलर। अब इस पोलैरिटी से फ़ायदा क्या होता है, पोलैरिटी से फ़ायदा क्या होता है बेटा, वाटर बन जाता है बेस्ट सॉल्वेंट। क्योंकि भाई अब कोई भी चीज़ आएगी, कोई नेगेटिव चार्ज होगा या कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा, कोई नेगेटिव चार्ज होगा वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा। तो हर पोलर सब्सटेंस पोलर सॉल्यूट हो गया, या फिर वी कैन से कि कोई भी आयोनाइज पार्टिकल हो गया, तो सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं। सॉरी, सही है, सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं। अब ये हो गया। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पानी को मिल जाती है, वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है, क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बेटा, लेट सपोज कि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये एक और वाटर का मॉलिक्यूल है। अब लेट सपोज कि भाई ऑक्सीजन है और क्या लगा हुआ है, लेट सपोज क्या है, होता ही यही है कि इसके साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। अब आपको पता है ये बात अच्छे से कि हाइड्रोजन के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between electropositive hydrogen of one molecule and electronegative element। अब वाटर के केस में तो ऑक्सीजन है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गई, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना बेटा। अच्छा जी, अब क्या होता है, ये हमारे पास हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या फ़ायदा होता है, वाटर को मिल जाती है स्ट्रेंथ, वाटर की डेंसिटी पे। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। हीट कैपेसिटी, वेपराइजेशन, कोहेशन, एडेशन, ये सारी चीज़ें वाटर को मिलती हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई, अगर आप एक गिलास में पेट्रोल डाल दो और एक गिलास में पानी डाल दो, क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आपको जो है पेट्रोल एवापोरेट हो जाएगा, पानी एवापोरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, हर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो एवापोरेट का मतलब क्या होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होना, स्केप करना। मॉलिक्यूल आहिस्ता 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 स्केप करते हैं और
सारे मॉलिक्यूल्स ख़त्म हो जाते हैं। वाटर ख़त्म इसलिए नहीं होता क्योंकि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड है, सही है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसमें क्या होता है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल हर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है ना अटैच्ड हैं। तो वो उस वेपर्स में, उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी कि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट सके। इसको तोड़ेंगे फिर तो इसलिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो रूम टेम्परेचर पर पानी एवापोरेट नहीं होता, सही है। अच्छा, अब एक चीज़ है बेटा, इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाती है, क्योंकि भाई आपको पता है कि पानी जो है, इसकी बात कर रहे हैं अभी हम, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम या मास के सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री रेस करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, लेट सपोज मैं आपको समझाता हूँ कि एक मेरे पास कोई भी चीज़ है, कोई भी फॉर एग्जांपल अगर ये आयरन रॉड होती, मार्कर नहीं होता, आयरन रॉड या कुछ भी है, मुझे इसको क्या करना है, हीट करना है, गर्म करना है। मुझे अभी इसका टेम्परेचर मैंने मेजर किया, इसका टेम्परेचर आ रहा है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड आई वांट कि यार ये टेम्परेचर हो जाए 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा, सही है, इसको करना पड़ेगा ही। अब वो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से हीट इसको आगे में रखा, हीट के आगे रखा और एकदम से 17 से 15 पे एक एक करके बढ़ेगा। 17 से 18 होगा, फिर 19 होगा, फिर 20, 21, 22, इस तरह से आगे बढ़ेगा ना। तो अब बेसिकली उस एक टेम्परेचर, एक एक डिग्री को बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जो है ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। अगर फॉर एग्जांपल बेटा वाटर की हीट कैपेसिटी होती है 1 कैलोरीज पर ग्राम, यानी 1 ग्राम वाटर को हीट में कन्वर्ट करने के लिए 1 कैलोरी की हीट, यानी दैट इज अराउंड 4.18 जूल। अब अगर 1 केजी वाटर, 1 ग्राम तो 1 मोल वाटर से भी कम होता है, तो 1 केजी वाटर को गर्म करना है तो इसका मतलब उसको 1000 कैलोरीज की हीट देनी पड़ेगी, विच आर क्वाइट लार्ज इन नंबर। अब हमारी बॉडी में जो पानी है, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, सेल्स जो है वो आपका किससे बने हुए हैं, सेल्स के अंदर 70 to 90% वाटर है। हर सेल के अंदर कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है, न्यूरॉन्स के अंदर 85% है, तो बोन्स के अंदर 20% भी है, तो हर कॉम्पोजिशन तो अलग अलग होती है, बट स्टिल है तो ना कॉम्पोजिशन उसकी। तो दैट मीन कि भाई सेल्स है तो बाहर जितनी भी गर्मी पड़ जाए बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो वाटर जो होता है ना थर्मल स्टेबलाइजर होता है, ये याद रखना, इससे एक पॉइंट याद रखना, वाटर इज थर्मल स्टेबलाइजर इन आवर बॉडी, सही है। फिर हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, अब वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है उसके लिए और ज़्यादा, क्योंकि वेपर में कन्वर्ट कब होगा, जब 100 डिग्री तक हीट हो जाएगा। तो 100 डिग्री तक 1 डिग्री को ले जाने के लिए 1 कैलोरी, तो ऑब्वियसली मास पे डिपेंड करता है। तो वेपर्स में कन्वर्ट करना है, वेपर्स का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के पानी निकलेगा, एवापोरेट होगा, तो उसके लिए तो बहुत अमाउंट हीट चाहिए होती है। तो वो आपका 574 पर केजी है, कैलोरीज पर केजी, सही है। ये चाहिए होता है 1 केजी है पानी। तो ये होता है हमारे पास बेसिकली स्पेसिफिक। तो ये सब ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से पॉसिबल है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है बेटा कि आपका कोहेशन एंड एडहेशन की बात करते हैं ज़रा। कोहेशन का मतलब आपको पता है कि कोहेशन का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये भी ऑब्वियसली, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है, कोहेशन कहलाता है। एडहेशन का मतलब होता है कोहेशन ऑब्वियसली सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना। एडहेशन का मतलब होता है कि भाई दो अलग अलग, जैसे कंटेनर वॉल है, इस कंटेनर वॉल के साथ अगर वाटर फोर्स यानी अट्रैक्टेड है, या किसी भी पानी जहाँ पे भी है उसके साथ फोर्स ऑफ, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना, ये एडहेशन कहलाता है, सही है, ये एडहेशन की। तो इससे फ़ायदा क्या होता है,
देखो कोहेशन की वजह से पानी जो होता है ना वो कंटिन्यूअस लेयर में रहता है। पानी कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा, चाहे गिर जाए, चाहे किसी कैपिलरी में हो या किसी चीज़ में भी हो, पानी वाटर कंटिन्यूअस लेयर में होता है। वाटर छोटे छोटे ड्रॉप्स में टूटता नहीं है, जिसकी वजह से उसकी फ्लो अच्छी होती है। तो वाटर जो है टूटेगा नहीं, वाटर के अंदर जो है ना टेंशन क्रिएट हो जाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो कोहेशन की वजह से होती है। ये टेंशन क्रिएट होती है ना। देखो आपको ट्रांसफर यानी आपने पढ़ा होगा एसेंट ऑफ सैप, सही है, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊँगा। तो उस पे ये होता है कि जब ट्रांसपरेशन होती है तो वो पानी बाहर निकल रहा होता है, तो वो वाटर चेन की फॉर्म में खिंचाता है ऊपर की तरफ, सही है। तो ये किसकी वजह से होता है? कोहेशन की वजह से होता है। अब पानी ऊपर की तरफ खिंचा रहा है तो ऑब्वियसली वो वेजल की वॉल के साथ कांटेक्ट में आ रहा है तो ऑब्वियसली अगर वॉल के साथ कांटेक्ट नहीं करेगा तो वो ऊपर तक नहीं जा पाएगा। तो दैट्स वाई ये जो है ना इसके साथ कांटेक्ट में होता है तो एडहेशन होती है। एडहेशन की वजह से फ्लो करता है पानी, सही है। सिर्फ कोहेशन हो, एडहेशन ना हो तो फ्लो नहीं कर पाएगा, बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा। पता है मरकरी में सिर्फ कोहेशन होती है, एडहेशन नहीं होती। तो मरकरी को हम प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब मरकरी, आपने ब्लड प्रेशर तो चेक किया होगा, जब आप पंप करते हो, हवा लगाते हो, तो मरकरी को हवा मिलती है यानी प्रेशर मिलता है तो ऊपर जाता है, पानी की तरफ फ्लो नहीं कर सकता वो। तो ये होता है इसकी, ये स्पेसिफिसिटी होती है इसकी। समझ आ रही है बस। तो ये कोहेशन और एडहेशन दोनों चीज़ किसकी वजह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है, ये याद रखना, सही है। तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि कोहेशन एंड एडहेशन इन वाटर इज ड्यू टू। अच्छा, अब आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो मैंने इतनी चीज़ें लिखी हैं ये एडेशन की वजह से तो है, ये एडेशन ही तो है। ये आप पानी पीते हो, ग्लास वेट हो जाती, एडेशन ही तो है, सही है ना। ये जो लिखा है, क्योंकि बेटा इंक जो भरा हुआ है वो एक्वस बेस्ड है, पानी में मिलाया हुआ है डाई, सही है। तो ऑब्वियसली मैं इसको लिख रहा हूँ तो ये पानी है, कुछ अल्कोहल है, जो भी है, लेकिन एडेशन है ना। अच्छा, अब इसके अलावा बेटा अगर हम बात करते हैं, पहले डेंसिटी की बात करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, डेंसिटी कर लेते हैं, फिर आयोनाइजेशन के ऊपर आएंगे। तो डेंसिटी में एक चीज़ याद रखना बेटा, हर चीज़ जब उसके टेम्परेचर को डिक्लाइन करते हैं तो हर चीज़ कोलैप्स करती है, वाटर एक्सपैंड करता है, सही है। ये बहुत याद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बेटा जब आप एक चीज़ याद रखना, डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। यानी कोई, हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर कितनी जगह घेर रही है, या एक स्पेसिफिक मास किसी भी चीज़ का कितनी जगह घेर रहा है। जैसे कि अगर मुझे 1 kg आयरन चाहिए तो मेरे हाथ में आ जाएगा, छोटा सा होता है 1 kg। लेकिन अगर मुझे 1 kg कॉटन चाहिए तो वो बहुत बड़ा है, सही है ना, मुझे दोनों हाथ में पकड़ना पड़ेगा। तो दैट मीन के उसकी डेंसिटी आयरन की ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कम जगह घेरता है, और कॉटन की जो है डेंसिटी कम होती है, ज़्यादा जगह घेरता है। तो इसी तरह से बेटा आइस की डेंसिटी क्या होती है, क्योंकि बेटा जब वाटर सॉलिडिफाई हो रहा है तो एक्सपैंड कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डेंसिटी वाटर की कम हो रही है। जब भी आप पानी में बर्फ़ डालोगे ना तो बर्फ़ डूबेगी नहीं, ऊपर रह जाएगी तैरती रही। क्यों? क्योंकि तो अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना बेटा, वो ये है कि वाटर जो होता है, आपको पता है लिक्विड फॉर्म में क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है अनस्टेबल होता है। ये किसी किताब में नहीं लिखा। अनस्टेबल का मतलब है वो बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, जिसकी वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल क्लोज अप्रोक्सीमिटी में होता है। सॉलिड जब बनता है यानी जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो इस वक्त क्या होगा? इस वक्त ये होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो स्टेबल हो जाता है।
स्टेबल हो जाता है और बन गया तो टूटेगा नहीं, जिसकी वजह से हर मॉलिक्यूल का डिस्टेंस फिक्स हो जाता है। पहले क्या था, कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं होता पानी, समझ रहे हो बात? तो जिसकी वजह से ये होता है। तो अब इसी वजह से आइस जो है, अब इससे फ़ायदा क्या होता है सोचना। अब इसी ठंड होगी बहुत ज़्यादा, जब ठंड होगी तो ऑब्वियसली बर्फ़ जमेगी, तो बर्फ़ जमेगी तो बर्फ़ बर्फ़ अंदर तक सिंक नहीं होगी, सही है, अंदर तक सिंक नहीं होगी। तो समंदर में क्या होता है या पानी में जो भी दरिया हो कुछ भी हो, ठंड होगी ऊपर बर्फ़ जम जाएगी, ऊपर बर्फ़ जम जाएगी ना, वो सिंक नहीं हो रही अंदर नहीं, जिसकी वजह से ऊपर एक लेयर बन गई। अब क्या हो रहा है, अब जिसकी वजह से ये हो रहा है कि जब ठंड आ रही है ऑब्वियसली कोल्ड टेम्परेचर, तो वो बर्फ़ जो हो रहा है ना, वो इंसुलेटर है, वो हीट को ऑब्वियसली नहीं कैरी करी, तो ऑब्वियसली सिर्फ ऊपर की लेयर के टेम्परेचर हाई होता है, नीचे जो अंदर होता है वो लिक्विफाइड ही रहता है, अंदर जो है बर्फ़ नहीं जमेगी, तो तह में बर्फ़ नहीं जमेगी, तो जिसकी वजह से अंदर के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट है, फिशेज़ हैं, जो भी एनिमल्स हैं, वो सब जिंदा रहता है अंदर की तरफ, बर्फ़ से ऊपर जमती है, समझ रहे हो बात? तो ये फ़ायदा होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हुआ, बिकॉज कोहेशन एडेशन भी इसी की वजह से होता है। अच्छा, एक और चीज़ ये याद रखना कि कोहेशन की वजह से, एडेशन की वजह से क्या होता है, सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाता है, पता है, सरफेस, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म आसानी से मूव करते हैं, और जो है सरफेस टेंशन की, और यही सरफेस टेंशन, अब अभी आपने जो है आपको पता है गुज़िश्ता टाइम हमारे एक जो है अफसोसनाक वाक़या हुआ था टाइटन सबमर्सिबल के साथ। तो क्या हुआ था उसके साथ, वाटर सरफेस टेंशन था ना, तो अब आपको पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक ये मॉलिक्यूल है, इतने सारे, हर मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, कोहेशन एडेशन, आपको पता कोहेशन क्रिएट हो रही है। जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, सरफेस ऊपर वाला, इससे ऊपर कोई नहीं है, तो जिसकी वजह से ये किसी ऊपर से इसके ऊपर फोर्स नहीं लगता, तो वाटर की एक सरफेस बन जाती है। लेकिन जब अंदर आते हैं ना, तो हर तरफ से फोर्स लग रही होती है, तो जिसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट हो जाता है। तो ऑब्वियसली जैसे जितनी ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो फोर्स बढ़ेगी, सही है, और वज़न भी बढ़ेगा क्योंकि नीचे जाते जा रहे हैं, वज़न ऊपर पानी का बढ़ता जा रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, सही है, वो सबमर्सिबल जब नीचे जाती गई, इम्प्लोड हो गई, फोर्स लग रही है, ऊपर से भी लग रही है, इधर से भी लग रही है, नीचे से भी लग रही है, इतनी फोर्स है वो उसका मटेरियल बर्दाश्त ही नहीं कर सका। तो खैर समझ आ गई। आखिरी चीज़ है इसकी, वो है आयनाइजेशन, सही है। आयनाइजेशन मैं इधर ही बता देता हूँ यार, यहाँ पे अलग से क्या होता है, पानी जब जो है आप आयनाइज करते हो, तो ऑब्वियसली ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये H पॉजिटिव आइन प्रोड्यूस करता है और OH नेगेटिव आइन प्रोड्यूस करता है। जो भी चीज़ H पॉजिटिव आइन प्रोड्यूस करती है वो एसिड होती है, OH नेगेटिव प्रोड्यूस करती है वो बेस होती है। तो वाटर जो है दोनों में वेग है, तो वाटर जो होता है एम्फोटेरिक होता है। अच्छा, वाटर बफर बनाता है, सही है। पानी बफर का मतलब होता है, चीज़ याद रखना, बफर कोई भी ऐसा सोल्यूशन होता है जो अपने पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट करता है, विथ सोल्यूशन दैट रेजिस्ट टू चेंज इट्स पीएच अंडर सर्टेन लिमिट, लेकिन लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे एक रबर है, आप उसको खींचोगे छोड़ोगे वो वापस आ जाएगा अपनी शेप पे, खींचोगे छोड़ोगे नहीं, फिर और खींचोगे फिर और खींचोगे, टूट जाएगा। तो ऑब्वियसली उसकी लिमिट थी ना एक, उसी तरह से बफर की भी एक लिमिट होती है, तो उसका पीएच चेंज नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कोई एसिड या बेस ऐड कर दोगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये होता है, इसी वजह से हमारी बॉडी के डिफरेंट रीजन का जो है ना पीएच फिक्स होता है, जैसे लाइक स्टमक का पीएच 1.4 से 2.4 है, ब्लड का पीएच 7.4 है, एंड ऑल दीज। समझ आ गई बात? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट।